नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट लाइव की इस विशेष श्रृंखला विश्लेषण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंकना गोस्वामी और आज जिस विषय पर आज इस मंच पर हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, विश्लेषण करेंगे, बहस करेंगे, वो है व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी के साथ छेड़छाड़, व्यक्तिगत प्राइवेसी के साथ डिजिटल वार। इस विषय पर हम इस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे एंगल जुड़े हुए हैं। फेसबुक के साथ व्हाट्सएप का जो डेटा इंटीग्रेशन है वो मुद्दा सामने आया है। उस मुद्दे के साथ बहुत सारे प्राइवेसी इश्यूज जुड़े हुए हैं, लीगल इश्यूज जुड़े हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के इश्यूज भी जुड़े हुए हैं। इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम आपसे उनका परिचय करा दें। श्री प्रणव कुमार गोस्वामी जी, IT एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भास्कर देव कुंवर जी, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सीनियर एडवोकेट है और साइबर लॉ एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबिमल भट्टाचार्य जी, साइबर सुरक्षा नीति विश्लेषक, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबिमल जी, हमारे साथ स्काइप पे जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और प्रमोद तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है और ये मुद्दा सामने आया है कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले जो स्पेसिफिकेशन है उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा है। कुछ महीनों पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्राइवेट मैसेजेस को इंटीग्रेट करने की बात सामने आया था और मार्क जुकरबर्ग ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहा था। और अब व्हाट्सएप और फेसबुक का जो डेटा इंटीग्रेशन है वो होने का मुद्दा सामने आया है। और किस तरह की डेटा, जैसे कि देखिए IP एड्रेस हो गया, डिवाइस डिटेल हो गया, नेटवर्क डिटेल हो गया, लोकेशन डिटेल हो गया। और जिस तरह से अब मार्केट में सामने आया है कि व्हाट्सएप अपनी पेमेंट प्लेटफॉर्म भी खोलने वाला है, तो इसी के साथ क्या पेमेंट डिटेल भी अब इंटीग्रेट होगा और व्हाट्सएप का फेसबुक ही नहीं बल्कि फेसबुक की सहायक कंपनियां और एफिलिएटेड कंपनीज जो है, सिस्टर कंपनीज जो है, उनके साथ भी ये डेटा शेयर किया जाएगा। तो इस पे बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ गया है, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। इस पे हम विश्लेषण लेंगे, विस्तार से हम सुनेंगे कि असल मुद्दा क्या है। सुबिमल भट्टाचार्य जी आपसे लेंगे और प्रणव कुमार गोस्वामी जी आपसे लेंगे। शुरुआत करेंगे सुबिमल भट्टाचार्य आपसे। इस पूरे विषय को थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, अभी जनवरी की शुरुआत में 2 दिन हमारे देश में लगभग जितने सारे व्हाट्सएप यूजर्स हैं इनके पास एक नए टर्म्स ऑफ सर्विसेज की सूचना आई है व्हाट्सएप की तरफ से। और ये बताया गया है कि अगर आप फरवरी की 8 तारीख तक इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो आगे आप व्हाट्सएप सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मामला ऐसे आया कि जहाँ तक ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज होता है, ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी, ये आप जब भी किसी ऑनलाइन या किसी भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज को लेते हैं तब लगभग आप एक लीगली बाउंड एक टर्म्स ऑफ सर्विसेज में आई एग्री करके उसको करते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग उसको नहीं पढ़ते हैं और साइन करते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि इस बार जब व्हाट्सएप की तरफ से अपने यूजर्स को ऐसे कुछ आए हैं और जब कोई आगे जाके उस टर्म्स ऑफ सर्विसेज और प्राइवेसी को देखते गए तो वहां पे ये निकल आया कि आपकी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे आपके लोकेशन, आपकी डिवाइस ID, ये सारे कुछ शेयर हो सकता है फेसबुक की कुछ कंपनी के साथ। और कुछ कुछ केसेस में अगर आगे भी थर्ड पार्टी से भी शेयर करना है वो भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसे तरीका से आपके पास या किसी एक उपभोक्ता के पास मैसेज आया कि ये जितने भी सारे मैसेजिंग आगे होंगे बिजनेस अकाउंट प्राइमरीली से उसी में ये सारे चीज लागू होंगे। ये क्लैरिफिकेशन उसी वक्त नहीं था कि आज जैसे आप मैसेजिंग कर रहा है, प्राइवेट मैसेजिंग 1-to-1 या ग्रुप्स में, इसमें इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई जो आज की सर्विसेज जिस तरीके से दिया जा रहा है वैसे ही मिला जाएगा। यहाँ की एंड टू एंड एनक्रिप्टेड आपसे जो मैसेज निकल के जाएगा, जैसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने वीडियो, ऑडियो
और वॉइस कॉल्स जो शेयर करते हैं वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, वो रहेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन कहीं आगे शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इनकी जो नोटिफिकेशन आए थे शुरुआत में, इसमें ये कोई क्लैरिटी नहीं थे, तो एक आशंका पूरे देश में ये फैल गया। और व्हाट्सएप की उपभोक्ता इस देश में काफी मात्रा में बहुत ज्यादा लोग हैं, जैसे कि 40 करोड़ लोग भारतीय इंटरनेट स्पेस से व्हाट्सएप सर्विसेज से जुड़े हुए, पूरे विश्व में इनके 2000 करोड़ लोग हैं। तो सबसे बड़े देश का यूजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से भारत ही है व्हाट्सएप पे। तो यहाँ जो ये आशंकाएं फैल गए कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी जो एक निजता होती है हमारी डेटा की, वो आगे ये शेयर होगा और एक भयंकर स्थिति होते जाएगा। क्योंकि फेसबुक का अगर आप देखें तो पहले भी फेसबुक का एक केसेस है, और सबसे बड़ा केस जो है वो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो 2016 यूएस चुनाव को पहले हुआ। लेकिन मैं उस मामले से हटके बात कर रहा हूँ कि इस आज के मसले में कि व्हाट्सएप जो फेसबुक की तरफ से 2014 में एक्विजिशन हुआ था, और उस समय से कई दफे मार्क जुकरबर्ग इनके अधिकारी ये बताते गए कि ये जितने इंफॉर्मेशन डेटा व्हाट्सएप की है वो कभी फेसबुक से शेयर किया नहीं जाएगा। अब जब ऐसे एक टर्म्स ऑफ सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसीज में सबको साइन करने के लिए बताएगा, वो भी बिना कोई कंसेंट से एक काइंड ऑफ ए फोर्स्ड कंसेंट दिया जा रहा है कि अगर आप 8 फरवरी तक नहीं करते तो आपको सर्विस करने का नहीं मिलेगा। तो इससे बहुत बड़ा एक दुश्चिंता लोगों में हो गया, एक्टिविस्ट में हुआ है और बहुत सारे सरकारों में भी हुआ है कि भाई आपने एक स्थिति पैदा कर दिया कि एक प्राइवेट कंपनी की सर्विसेज एक पब्लिक स्फीयर की तरह हो गया, जिसमें हर लोग आपस में जो आज कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप से करते हैं। जी सुबिमल जी, ऐसे में एक स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि फेसबुक की पहले से ही ये नीति रही है, पॉलिसी रही है कि डेटा रिटेंशन होगी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को उनकी मदद के लिए ये अपनी डेटा शेयर कर सकता है। क्या ये अब व्हाट्सएप पर भी लागू होगा? क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की एक्चुअल वजह क्या है, बैकग्राउंड रीजन क्या है? ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को मदद करने का एक तरीका है, या ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है उन लोग के बीच? लॉ एनफोर्समेंट को आज भी अगर व्हाट्सएप का भी इंफॉर्मेशन देना है तो लॉ एनफोर्समेंट का और जुडिशियल रिक्वेस्ट को कभी ये सर्विस प्रोवाइडर रिफ्यूज नहीं कर सकता। हमारे देश में आज भी जो कानून है, आईटी एक्ट के माध्यम से जो प्रोविजंस है और इसके साथ जो कुछ रूल्स आए बाद में, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है जिसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया, ये एक आशंका है कि जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक विशेषकर और गूगल, अमेजोन, ये जितने सारे बड़े कंपनी जिनको टेक जायंट्स कहा जाता है, इनको ऊपर आज अमेरिका में भी दबाव शुरू हो गए। यूरोप में उनको कई सालों से यूरोप की आपकी प्राइवेसी की, निजता की जो जितने कानूनी प्रावधान है वो बड़े स्ट्रॉन्ग लॉज है, इसलिए वहां बहुत कुछ इनको सीमित रूप से ये लोग सर्विस देते हैं या अपने आप को बचा के चलते हैं। लेकिन अमेरिका और सारे देश में आज के दिन में भी ये इनके ऊपर इतना दबाव नहीं था। अब जब अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन खुद केट में गया हुआ है और बताया जा रहा है कि फेसबुक को, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अलग अलग कंपनी, जैसा ये दोनों कंपनी इन्होंने एक्वायर किया था, अलग अलग स्टैंड अलोन कंपनीज की में तोड़ने की बात हो रही है। तो ये एक प्रयास, आशंका किया जा रहा है कि ये जो इनका प्रयास था कि सबकी डाटा और एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में डेटा के मूवमेंट हो रहे फेसबुक की कंपनी में, इससे ये एक सहारा ले सकते हैं कि देखिए हमने कैसे इंटीग्रेट किया इस सर्विसेज का। लेकिन सबसे डेटा की कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि डेटा की चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही, या फिर नहीं, एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। चोरी हम शब्द इस्तेमाल यहाँ अभी भी नहीं करते, लेकिन रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है क्योंकि आपकी डेटा कहीं भी जा सकता है। आज अगर जरूरत नहीं, आप क्यों इनको आपकी डेटा वो शेयर करे, या एक प्रोविजन रहे कि वो शेयर कर सके। जी सुबिमल जी हम आपके और वापस आएंगे, और काफी इंसाइटफुल एक इंट्रोडक्टरी कमेंट रहा है आपकी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके और वापस रुक करेंगे। प्रणब कुमार गोस्वामी जी, कल टेलीफोनिक वार्तालाप में आपने एक बहुत ही खास एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट आपके ओर से, आपकी तरफ से आया था, व्हाट्सएप्स डबल स्टैंडर्ड ऑन प्राइवेसी पॉलिसी। थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि एक आईटी एक्सपर्ट के तौर पे आपको क्यों लगता है कि व्हाट्सएप
कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है, पहले तो कहा था कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, अब कहा जा रहा है कि फेसबुक और एलाइड कंपनीज के साथ शेयर होगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली जो आपने फ्रेज इस्तेमाल किया है, उसकी वजह क्या है? थोड़ा सा विस्तार से टेक्निकल एक कमेंट्री आपसे चाहिए। Thank you, Kankana. I would like to draw some points regarding that. The first is that the WhatsApp double standard on privacy policy for India and European country, and that raises the eyebrows. Actually, the points are like that. According to WhatsApp users, India will have no other options than sharing their data with Facebook and other third-party companies. This is a very crucial point. And the second one is that the app's policy for data sharing, it is not going to change for this European countries. It is for this only Indian countries. So this is like making double standards. And now regarding this end-to-end encryption, I would like to say the encryption actually it is done on the sender's part and the receiver's part. That means the client software and the recipient software. Now the thing is that where the data is going to be stored, actually in smartphones, okay, in the Android devices, the data is stored in the Google Drive or maybe in the cloud. These things, this should be taken care of because the databases actually it can be decrypted. The data where it is stored, it is not encrypted. The sender sending the message can be encrypted, can be made it ciphertext. Recipient also can have the same form, but the data where it is stored, it can be decrypted. So this is a very major and crucial issue regarding the messaging service. And as we know that so many people actually uses WhatsApp, more than 2 billion people, and sending more than 65 billion messages per day. Okay, so people actually in India, actually so many people they are not bothered about actually this privacy policy, or maybe they are unaware, but the highly skilled persons actually they think that this issue can harm the privacy and all their sensitive and critical information to all the third party companies and other platforms. So this is a major issue, I believe. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इंट्रोडक्टरी कमेंट के लिए। प्रमोद तिवारी जी, आपसे लेंगे एक सामाजिक विश्लेषक के तौर पे समाज पे इसका क्या प्रभाव होगा, उस विषय में आपसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद लीगल एंगल आपसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रमोद तिवारी जी, क्या लगता है आपको, व्हाट्सएप अब आधिकारिक रूप से कह रहा है कि डेटा पे, आपके डेटा पे हमारा हक होगा 8 फरवरी तक, और अब तो एक नया क्लैरिफिकेशन आ गया है कि मई तक इस समय सीमा को बढ़ाया गया है। डेटा सरासर नीलामी हो रही है, यहाँ पे आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से प्रणव कुमार गोस्वामी जी ने भी कहा है और सुविमल भट्टाचार्य जी ने भी कहा है कि समाज के हर वर्ग के लोगों में व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है, हर वर्ग के लोगों में इतने जानकार नहीं है, टेक्निकल जानकारी जो है कि कौन से पॉलिसी को हम फटक से ऐसे अग्रीड बटन दबा दें और कौन से पॉलिसी को हम ना दबाएं, तो वो जानकारी हर वर्ग के लोगों के पास नहीं है। तो कितना घातक साबित हो सकता है हर वर्ग के लोगों के लिए, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए? नहीं, ये विषय काफ़ी नया है मेरे लिए, और विशेषज्ञों की, गोस्वामी जी और भट्टाचार्य जी की जो बातें मैंने सुनी जी, उससे मेरा निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर ये दूसरी जो कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है वो लोगों के डाटाज अगर ले लेते हैं तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक स्थिति बन सकती है। देखिए, आप एक देश के, जैसे इन्होंने कहा कि यूरोप के लिए उनके स्टैंडर्ड अलग है, भारत के अलग है, हमारी यहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उससे संबंधित जानकारियाँ अगर ये कंपनियाँ ले लेगी तो ये कंपनियाँ अपने आप में इतनी बड़ी हो गई है आज के दिन में कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ट्विटर ने, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर थे, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। इनकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। जब नेट का युग नहीं आया था तब हम एमएनसीज के बारे में कहते थे कि एक एमएनसी ऐसी है कि उनकी पर कैपिटा, उनकी मैंने सालाना इनकम इतनी है जितनी कई दुनिया के छोटे थर्ड वर्ल्ड के जितने देश हैं उनकी जितनी जीडीपी नहीं है, उनसे ज़्यादा सालाना इनकम है। वो सरकारों को बदल सकती है। सरकारों को बदलने के लिए आप एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के रूप में ही आई थी। प्लासी का युद्ध उन्होंने लड़ा। उनका तोपखाना, बताते हैं कि सिराजुद्दीन के तोपखाने से ज़्यादा मजबूत था, सिराजुद्दीन हार गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी
क्राउन के अंडर में तो 1857 में गया, एक कंपनी के अंडर में देश आ गया। उनके पास तो उस समय खाली बेटर तोपखाना ही था। आज अगर उन्हीं कंपनियों के पास में देश के पूरी की पूरी जनता का, भारत में जैसे बता रहे थे कि 40 करोड़ यूजर्स है, 40 करोड़ यूजर का अगर पर्सनल डेटा अगर किसी कंपनी के पास में हो तो वो क्या कर सकती है। आजकल की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में डेटा सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है। अभी आप हमने देखा कि पिछले दिनों चाइना की कुछ कंपनीज को हमने बैन कर दिया, उनके ऐप को बैन कर दिया कि वो ऐप हमारे पर्सनल डाटाज स्टोर कर रहे थे जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए घातक हो सकते हैं। सरकारें इन बातों को जानती है कि घातक हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ एक अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी के कारण कुछ भी आता है पढ़ते नहीं है। एग्री बटन दबाने से नेक्स्ट में जाना है तो एग्री का बटन हम लोग दबा देते हैं। किंतु इस तरह की ये कंपनियाँ अगर डाटा हमारे ले लेंगी, डेटाज अगर ले लेंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर देंगी देश की सुरक्षा के लिए भी, और भी हमारे जो व्यक्ति है, हमारी जो जनसंख्या है, उनके जो आपसी जो संवाद भी होते हैं, उनसे भी कई तरह के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और मैंने ये सुना है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन ठीक है, किंतु कहीं तो सर्वर में, मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं, कहीं तो सर्वर में सारे डाटा स्टोर होते होंगे। उन डाटाज का तो उनको तो डिक्रिप्ट किया जा सकता है, उनको तो कंपनी यूज में ले सकती है। और अब तो मैं सुना हूँ कि व्हाट्सएप जैसी जो कंपनियाँ हैं वो अपना एक प्लेटफॉर्म, फिनेंशियल प्लेटफॉर्म भी लेके आ रही है। दरअसल मेरी समझ में जो आ रहा है कि ये दो जायंट्स जो है, 2 या 3, एक फेसबुक है, एक गूगल है, इनकी एक वॉर चल रही है। वो दोनों दुनिया में जो ये टेक वर्ल्ड में दोनों में सुपीरियरिटी किसकी हो, फेसबुक राज करे या गूगल राज करे। गूगल की कंपनी है, गूगल ठीक चल रहा है, मैं जो देख रहा हूँ। फेसबुक भी चाहता है कि व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप का उनका जो प्लेटफॉर्म है उससे जितना 2014 में लिया, उससे जो कुछ आय उनको होनी थी आय नहीं हुई, पर उसने व्हाट्सएप को ऐसा बना दिया कि दुनिया में अब वो है तो एक प्राइवेट कंपनी की संपत्ति, किंतु वो एक पब्लिक सी किसी चीज़ हो गई है। लोग अपने धड़ल्ले से अपनी जो व्यक्तिगत बातें हैं, व्यापार से संबंधित बातें हैं, और भी निजता की जो बातें हैं उसमें शेयर, सब कुछ उसमें शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम में भी यही हाल है। तो अब ये चाहते हैं कि जो व्हाट्सएप की हमारी जो कंपनी थी 2014 से, उसमें हम कुछ कमा नहीं पा रहे थे, इनकम रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो रेवेन्यू जनरेशन की तो बात है ही। ये कंपनियां धीरे धीरे अपना बेस इतना ज़्यादा बढ़ा लेगी कि कई छोटे देशों की सरकारों को तो अपने भविष्य में हम देख सकते हैं कि अपने इशारों पर नचाएंगी, अपना जो एजेंडा है वो उनसे पूरा करवाएगी। और उनमें अगर भारत भी एक हो, क्योंकि जिस ढंग से हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं अल्टरनेट प्लेटफॉर्म पे, आप जैसे दिखा रहे थे अभी स्क्रीन के ऊपर कि 35% लोग कम हुए हैं, लोग ये टेलीग्राम और सिग्नल में जा रहे हैं। पर मैं नहीं समझता कि अभी बहुत बड़े पैमाने पे व्हाट्सएप से प्लान लोगों का हो रहा है। व्हाट्सएप आज रोज़मर्रा की ज़रूरत बन गई है। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, गूगल हो, जीमेल हो, इंस्टाग्राम हो, ये अलग अलग 2 कंपनियों की मालिकाना की चीज़ें हैं। किंतु जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि प्लासी के युद्ध में बेहतर तोपखाना था, पूरा भारत कब्जे में आ गया। अगर किसी कंपनी के पास में आपकी देश की पूरी जनता के डेटा होंगे तो वो कंपनी आपके साथ में क्या कर सकती है, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी, तो एक तरह से कहा जाए कि डेटा हेजिमोनी की तरफ, उसकी ओर आपने एक संकेत दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंट्रोडक्टरी कमेंट के लिए। अब अगर हम लीगल एंगल की बात करें तो भास्कर देव फुकन जी, आपकी ओर हम रुक करना चाहेंगे। पिछले 8 सालों की पृष्ठभूमि को अगर हम गौर करें, अगर नज़र करें, तो 2019 में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि न्यूयॉर्क टाइम्स में मार्क जुकरबर्ग ने एक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की इंटीग्रेशन की बात कही थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लेके अभी भी एक कोर्ट केस चल रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि एक तरफा जो टर्म्स एंड कंडीशंस कोई भी कंपनी हो या कोई भी एग्रीमेंट हो, अगर एक तरफा अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को इम्पोज कर रहा है तो वो इम्पोजिशन करेक्ट नहीं है, वो सही नहीं है। उसके अलावा भारत के संविधान में भी ब्रॉड एंगल में देखा जाए, सिर्फ व्हाट्सएप की बात नहीं, ये प्राइवेसी की बात है, प्राइवेसी पॉलिसी की बात है, और हर इंसान की प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी की बात है। तो भारत की संविधान में भी राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो इस हिसाब से आप बताएं कि आप एक अधिवक्ता हैं, तो क्या अपील की या फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है अगर ऐसा कुछ होता है कि एक कंपनी आपको आके बोलता है कि क्योंकि आप एक कंपनी भारतवर्ष में जिसका इतना यूजर्स है, वो आपको ऑल ऑफ ए सडन बोलता है कि अगर आप हमारे प्राइवेसी पॉलिसी को मानते हैं तो आप रहो, नहीं मानते तो आप जा सकते हो। ठीक है। फर्स्ट मतलब आप लोग को बोलेंगे कि जो व्हाट्सएप का जो न्यू पॉलिसी है, इसको लेकर 2 याचिका अभी एक सुप्रीम कोर्ट में और एक दिल्ली हाई कोर्ट में
लोगों ने डाला है कि दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये दोनों पिटिशन अभी पेंडिंग है एंड मेरे विश्वास है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का पिटिशन का ऊपर ही डिपेंड करेंगे। और जैसे आप लोग सबको मालूम है कि व्हाट्सएप जो है इसका जो सर्वर है और गूगल फेसबुक जो भी है इन सारे कंपनी का सर्वर यूएस में है और ये हम लोग का जो नेशनल बॉर्डर का बियॉन्ड है। तो पहला प्रश्न ये होता है कि जो सर्वर विदेश कंट्री में है, जो विदेश में है, उसका ऊपर भारत सरकार या भारत की कोर्ट का क्या कंट्रोल रहेगा और वेदर दे विल बी एमेनेबल टू द जुरिडिक्शन ऑफ द इंडियन कोर्ट्स। ये पहला प्रश्न आता है जी। क्योंकि गूगल, व्हाट्सएप, ये सारी कंपनी का आजकल ऑफिसेस इंडिया में है, तो इसलिए इन लोग अभी इंडियन कोर्ट्स का जुरिडिक्शन का अंदर है और कोई भी इंडियन कोर्ट्स अगर डायरेक्शन देता है तो इनको मानना पड़ेगा, नहीं तो उनका कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन होता है कि इनका बैन कर सकता है इंडिया में। दैट इज नंबर वन जी। सेकेंड इज दैट इंडियन कोर्ट्स ने व्हाट्सएप को कैसे रिकॉग्नाइज किया। आप लोग को मालूम होगा कि जैसे फैमिली कोर्ट का काउंसलिंग है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक और कोविड-19 सिचुएशन, मेनी ऑफ द फैमिली कोर्ट्स का जो काउंसलिंग है, जो हस्बैंड वाइफ का अंडर जो काउंसलिंग है, ये सारी व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू है कि आप आजकल क्या होता है कि डिजिटल एज में कोई एक्यूज को आपको समन देने के लिए भी व्हाट्सएप यूज कर रहा है कोई कोर्ट, और अगर वो समन अगर ब्लू टिक दिखाई देता है तो वो प्रिज्यूम कर लेता है कि वो समन रिसीव करता है। तो इसलिए इंडियन कोर्ट्स ने व्हाट्सएप का रिकॉग्निशन किया हुआ है। अभी आप प्राइवेसी का बात बोलेंगे तो आप अगर व्हाट्सएप को देखेंगे तो व्हाट्सएप में अगर आप मैसेज डिलीट भी कर देता है, यह गलत होगा कि आपको समझने के लिए कि हमने वो इंफॉर्मेशन सारी टाइम के लिए डिलीट कर दिया है। हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, इफ इट इज रिलेटेड टू कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई कंट्री का सोवरेनिटी का बात होता है, कोई कंट्री नेशनल इंटीग्रिटी का बात होता है, जो ये सब अगर कोई क्राइम का होता है तो ये सारे जो व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज है और गूगल का जितना भी कम्युनिकेशन है, ये पुलिस आजकल रिक्वेस्ट करके, बिकॉज इंडिया अभी गूगल का साथ, फेसबुक का साथ, अमेरिका का साथ ये टेररिस्ट के एक्टिविटीज में ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा है मैं, जैसे हम लोग का गुवाहाटी में जो सेंट्रल मॉल का बम ब्लास्ट का केस था, उसमें जो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन था तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने सारा डिलीटेड मैसेज भी रिट्रीव किया है जी। तो ये व्हाट्सएप का जो कॉन्सेप्ट है कि राइट टू प्राइवेसी, अभी आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि ये हमारा प्राइवेसी इन्वेट करेगा, ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। व्हाट्सएप का इंफॉर्मेशन जो है वो मॉनिटर करने के लिए ऑलरेडी देयर आर मेनी मैकेनिज्म इन विद द गवर्नमेंट का साथ ऑलरेडी है। अभी जैसे थर्ड पार्टी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, आपने जब व्हाट्सएप सब्सक्राइब किया था तो आपने वहां का टर्म्स एंड कंडीशन किसी का, जैसे हमारा पत्रकार भाई ने बोला है कि उसको टर्म्स एंड कंडीशन किसी का पढ़ने के लिए वो टाइम ही नहीं है, बिकॉज द क्लॉजेस इस तरह से ड्राफ्ट करता है उन लोग का लीगल टीम, वो आपको पढ़ने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा और उसको समझने के लिए इवन फॉर ए लॉयर इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। वो इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो इसलिए ये लोग ये एडवांटेज लेकर, इन लोग का जो पॉलिसी था कि जो व्हाट्सएप का जो इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस यूज करेगा, मार्केटिंग पर्पस यूज करेगा, आपका क्या बिहेवियर है पूरा आपको मॉनिटर करते रहेगा कि आपका अब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो आपका शॉपिंग बिहेवियर क्या है, आप कहाँ जाते हैं, क्या नहीं है। अभी भी अगर आप जैसे मोबाइल लेकर अभी हम घर से यहाँ आया तो मेरा लोकेशन गूगल मॉनिटर कर सकता है, व्हाट्सएप मॉनिटर कर सकता है। अगर मैं घर में फोन बंद करके, घर में भी फोन बंद करके मैं यहाँ बंद करके ले जाता है, फिर मैं घर चला जाता है, फिर भी मैं ऑन कर देने से इमीडिएटली वो फोन का लोकेशन गूगल पकड़ लेता है। तो आज का दिन में प्राइवेसी बोल के सोफर डिस्क इंटरनेट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये एक मतलब मिसकॉन्सेप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम हम लोग का इंडिया में है कि हम लोग जो प्राइवेसी का बात बोल रहे हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज का प्राइवेसी का कंसेप्ट है कंप्लीटली अलग है। और इंडिया में सबसे डिफिकल्ट बात है कि हम लोग का जो प्राइवेसी लॉ है वो कंप्लीटली इनएडिक्वेट है। अभी तक जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने प्राइवेसी लॉ बनाया है,
हम लोग का देश जो है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया अपना सिटीजन का राइट अगर नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो कौन करेगा? आज तक भारत सरकार ने जो प्राइवेसी लॉ अभी मुद्दा उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 2017 में पुट्टुस्वामी जजमेंट में बोला है कि राइट टू प्राइवेसी आपका मौलिक अधिकार है। आप कोई भी उसी तरफ जो आपको सरकार ने जो कानून बनाना चाहिए था, आज तक 2021 तक वो कानून आया नहीं है। इसलिए ये राइट टू प्राइवेसी आप खाली व्हाट्सएप को लेकर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इट्स ए मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट हैज टू बी, ये जो भारत सरकार है इसमें गौर करना चाहिए और भारत की नागरिक का जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो भारत सरकार का दायित्व है। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन दिया गया है आपकी तरफ से। और जिस तरह से आपने कहा कि भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व ये है कि स्पेसिफिक लॉज को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हालांकि अब सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये जो व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी इशू है इसको एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन किया जा रहा है। इसके वजह क्या है और इसके विषय में विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे सुबिमल भट्टाचार्य से, लेकिन उससे पहले हम लेंगे छोटा सा विराम, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन वापस आएंगे। देखते रहिए विश्लेषण। ब्रेक के बाद वापस रुक करेंगे। सुबिमल भट्टाचार्य जी, आपकी ओर रुक करना चाहेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सरकार की तरफ से अब स्पेसिफिकेशन और सरकार की तरफ से अब क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ को लेकर भारत सरकार इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे विषय पर एग्जामिनेशन कर रहा है, इवैल्यूएशन कर रहा है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत में 400 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं। तो सुबिमल जी, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि किस एंगल से भारत सरकार इस पूरे विषय को विश्लेषण करेंगे। देखिए, भारत सरकार पहले भी व्हाट्सएप से कई बार वार्तालाप किए जब भी कुछ कुछ आशंकाएं आए। आपको याद होगा कि जब पेगासस एक स्पाईवेयर की बात आई थी व्हाट्सएप का, जिसमें बहुत सारे व्हाट्सएप यूजर्स की कम्युनिकेशन डिटेल सब कुछ ले गए थे, तब भारत सरकार ने रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री जी ने व्हाट्सएप को बुलाया था और स्पेसिफिकली कुछ एक्शंस के लिए दौड़ाया था। और कुछ व्हाट्सएप ने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ, जैसे यहाँ पे एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखना पड़ेगा, एक इंडियन नागरिक होना पड़ेगा, ये सारे बहुत कुछ हुए। लेकिन जो लार्जर सब्सटेंस जो इस मामले में आता है कि सरकार कानून, सरकार रेगुलेशन और सरकार लॉ एनफोर्समेंट के माध्यम से इसको कर सकता है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसा हो जाते हैं कि इसको समझने में भी समय लगते हैं। अभी भास्कर जी ने बहुत अच्छा बात दौड़ाया था कि हमने निजी कानून तो पास कर दिए, लेकिन इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की एक सवाल आ जाते हैं। सेकंड जो बड़ी बात उन्होंने अभी बताया था कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी हमेशा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी के साथ नहीं जोड़ते, नहीं मिलते। हमारे यहाँ अगर आप देखें, जब शुरुआत में कोविड का भी केसेस आए थे तो बहुत सारे सरकारी संस्थाओं से भी पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग आपस में फैला रहे थे। तो यही सारी चीज जो है इस देश में प्राइवेसी की तरफ और गौर से काम करना पड़ेगा, फिर एक मूवमेंट की तरह होने पड़ेगा। रेगुलेशन बाद में आता है, पहले कानून आना है। अगर आप देखें, सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का संसद में उसको बिल को पेश किया था और इसके बाद अभी मीनाक्षी लेखी जी की अंडर एक सिलेक्ट कमेटी इसको देख रहा है और मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह में इसको ये इनकी रिकमेंडेशंस सरकार के पास आएगा और दोबारा से ये बिल सामने आएगा डिस्कशन के लिए और पारित हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस बिल जो आए थे, ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको एक जस्टिस BN श्री कृष्णा जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनके अंडर एक एक्सपर्ट कमिटी ने बहुत गौर से सब मुद्दे को स्टडी किया था और इसके बाद इसको उसके ऊपर सरकार ने फिर अपना लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से काम दाम करके इसको लाया था। और उसमें जो प्रावधान है जो लाया गया था, अगर वो आज बिल लागू हो जाते तो व्हाट्सएप ने जैसे किया था कि आपका फोर्स कंसेंट लेके और इसके बाद आपकी
इंफॉर्मेशन और डेटा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करेगा, वो नहीं कर सकता है। ईच एंड एवरी केस, स्पेसिफिक केसेस में आपसे कंसेंट लेके ही वो आगे दे सकता है। तो जो डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसके प्रावधान में ऐसे व्यवस्था है जैसे कि कोई डेटा फ्यूडिशरी जो डेटा को हैंडल करेगा, जो और आगे कौन सी डेटा आगे बाहर जाएगा, कौन सी डेटा किस मात्रा में उसका यूसेस होगा, जैसे कौन सी डेटा सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, कौन सी डेटा क्रिटिकल डेटा है, ये सारे डेफिनेशन से, फिड्यूशियरी की रेगुलेशन से, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भी गुंजाइश किया था जो रेगुलेटरी बॉडी होंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से इस वक्त इस बिल को जल्दी से जल्दी एक्ट की तरह करे, और इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी अवेयरनेस, जो प्रिवेसी की अवेयरनेस और डेटा की विशेषकर, क्योंकि अगर आप देखें हम हर जगह आजकल सुनते आते रहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, कुछ जगह में कोई ये भी लोग बोल रहे हैं कि डेटा इज द न्यू वाटर। तो ये डेटा जो है आज टेक इंडस्ट्री का एक सबसे महत्व मुद्दा हो गया, और इसको हमें प्रोटेक्ट करना विशेषकर निजता के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के डेट में जैसे मैंने पहले दौड़ाया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे जितने टेक्नोलॉजी यूज करके, पहले शुरुआत में गोस्वामी जी ने भी बड़ा अच्छा टेक्निकल बात दौड़ाया था कि जब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में आपकी कम्युनिकेशन हो रहा है व्हाट्सएप के माध्यम में, ठीक है, लेकिन जब वो जहां जाके वो स्टोर हो रहा है वहां वो डिक्रिप्टेड है, तो उसी से फिर ये आगे चलेगा, और उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जी सुबिमल जी, आपने यहाँ पर सुबिमल जी आपने यहाँ पर कंसेंट की बात कही है, कंसेंट का जिक्र हो रहा है, तो ऐसे में एक सवाल अनिवार्य है। जैसे कि देखिए, एक गैर सरकारी संस्था की तरफ से ये सर्वे आया है कि अब तक 7% से ज्यादा लोगों ने बिना पढ़े जो प्राइवेसी कंसेंट बटन है उसको बिना पढ़े और उनकी नियम कानूनों को बिना पढ़े ही वो कंसेंट बटन दबाया है। तो इस कंसेंट को आप किस तरह से आप सेग्रीगेट करेंगे? इसको फोर्स्ड कंसेंट कहेंगे, इम्प्लाइड कंसेंट कहेंगे, या फिर इनोसेंट कंसेंट कहेंगे? तो किस तरह से एक सेग्रीगेशन होगा? अब तक जिन लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी के बटन को दबाया है उनको प्रोटेक्शन किस तरह से दिया जाएगा? मैडम, बात ऐसा है कि ये सिर्फ इस बार की व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट या कंसेंट की बात नहीं है। किसी भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की इनकी जो आते हैं, भास्कर जी इसको और बढ़िया से बता पाएंगे कि इतने छोटे छोटे अक्षर में इतना कुछ लिखा जाता है कि कोई उसको कभी कोई मेहनत नहीं करते, पढ़े लिखे लोग नहीं करते, बाकी तो दूसरे की बात छोड़िए। तो ये एक ह्यूमन वो बिहेवियर पैटर्न है कि हम कुछ भी मिले, हमको सर्विस यूज करना है, जो भी है वो तो कानूनी भाषा ठीक ही रहेगा, चलिए हम एग्री करते थे, वैसे ही होते हैं। और यहाँ भी हमारे आगे भी मुझे लगता नहीं ऐसे में कुछ चेंजेस होगा, लेकिन क्या है कि इसीलिए रेगुलेटरी और लीगल प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। हमारा पास अगर 40 करोड़ उपभोक्ता है, इनकी 200 करोड़ का बीच में, कि क्या हमारे पास कोई जिम्मेदारी या वो दायित्व नहीं बनता है कि हम इनको अपने टर्म्स में काम कराए? हमने अमेरिकन कंपनीज के साथ बहुत इलाका में काम किया, हमने डिफेंस में इनके जितने सारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स वो भी अमेरिकन कांग्रेस ने चेंज किया हमारा भारत के लिए। तो यहाँ पे ये जो टेक कंपनीज की दबाव है, और ये टेक कंपनीज की दबाव डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास डेटा के ऊपर एक कंट्रोल है। तो जैसे कि वहां भी टेक कंपनीज के साथ सख्त तरीके से डील किया गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और जैसे कि अमेरिका में भी अब शुरू हुआ है, हमें भी एज one of the largest democracy and a large practice of positive democracy, we should ensure that all these companies work and behave as per our terms, and specific laws are brought to force. जी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल सुनिश्चित। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुबिमल जी। प्रणब कुमार गोस्वामी जी, आपके ओर रुख करेंगे, क्योंकि बार बार फोर्स्ड कंसेंट या फिर कंसेंट के ऊपर रोशनी डाला गया है। तो साइबर क्राइम की पृष्ठभूमि से अगर हम देखें, यहाँ पे एक और एंगल भी आता है कि प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक सिक्योरिटी। तो साइबर क्राइम की पृष्ठभूमि से अगर हम देखें तो डेटा की नीलामी या सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा की किसी भी तरह की
अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है, एक तरह से कहा जा सकता है कि साइबर क्राइम को बढ़ावा दिया जा सकता है। और ऐसे में, और अगर आपकी, मेरी या किसी की भी क्रिटिकल और सेंसिटिव डेटा को सिर्फ फेसबुक के साथ ही नहीं, जो थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, फेसबुक की जो अलाइड कंपनियां हैं, वो भी किसी भी तौर तरीके से आपकी सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से फोर्स्ड कंसेंट के जरिए साइबर क्राइम या फिर कोअर्शन के जरिए साइबर क्राइम को बढ़ावा देने का एक मुद्दा सामने आता है। आप क्या कहेंगे? So in this regard, I would like to say that actually by this personal data protection bill in India, actually data is categorized into 3 heads. Okay, one is the generalized data, one is the critical data, and one is the sensitive data. Now what the definition actually says, critical data, actually no proper definition is given in the bill, but says that the processing should be done only in India. Now I would like to draw attention that what is actually data and what is information. This is the very basic thing we should know. बिल्कुल। Data are the raw facts and figures that is collected from an entity. It can be any noun from where we can collect the data. Now data when processed to meaningful, useful or intended form, then only it becomes information. Now the policy of this third party or other allied agency is to take the information out of the data. That means they used to process the data and take the valuable information what they need. Now the thing is that the major concern is that the server for storing this data or for this communication, whether it is in India or in abroad. If it is in India, so India is having a hold on that, but if it is in abroad, okay, so India can do very less in that outside jurisdiction. Now the thing is that if we can hold this data in India itself, there is a problem again. That is a problem of artificial intelligence and blockchain technology. These are the techniques used by the third party and the outsider companies to take the valuables or the personal information. Actually what our interest is, they used to take that data. So whom we talk, what we talk, on which thing we give emphasis, so these things are taken care of. Now they try to take our interest and it is actually monetize on monetize, okay, for our data, from our data 24/7 somebody is monetizing, okay. So this is the problem. We are selling our data actually indirectly, and we do not want to agree on that. So privacy and protection should be there at any cost. Now regarding that encryption, I would like to draw one thing, that encryption, here it is said that WhatsApp data is encrypted between sender and receiver. Here it is okay. Already I have said that yes, encryption is made in sender and receiving end, but what about the storing end, where the data is stored, the database? The data stored in the database, okay, can be decrypted. There is no such mechanism to codify that. Now the thing is that what type of encryption actually is used? There is some mechanism for codifying the text. The codifying text is called the ciphertext. So symmetric key encryption, asymmetric key encryption. So some modelings are there, like Rivest Samir Edelman model. So these are best techniques to actually go for encryption. But here we use only single key encryption. That means the sender and the receiver sharing only one key for encryption and decryption. So this is creating a havoc. If suppose we have two key communication system, suppose for sending one key, suppose the public key, and for receiving if we have another key, that means a private key, then I think things would have been very like we can make the things very secure. I do believe that. जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम वापस लीगल एंगल को थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ प्राइवेसी लॉ ही नहीं, यहाँ पे कई सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए एंटी ट्रस्ट लॉ का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, क्योंकि बार बार जैसे कि मैंने कहा है कि सिर्फ फेसबुक ही नहीं, थर्ड पार्टी कंपनीज़ के साथ भी डेटा शेयर होगा, और थर्ड पार्टी कंपनीज़ के साथ डेटा शेयर होगा तो दूसरी कंपनियाँ जो कि फेसबुक के साथ अलायंस में नहीं है,
उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो कंपटीशन लॉ जो है वो भी कहीं ना कहीं लागू हो सकता है या वो भी कहीं ना कहीं फोर्स में आ सकता है। इसके अलावा भास्कर देव कौर जी, जिस तरह से हमने पहले भी हमारे कई पैनलिस्ट लोगों ने वरिष्ठ पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि व्हाट्सएप के जरिए ड्यूरिंग पैंडेमिक हेल्थ डिटेल भी शेयर हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ एक खास सवाल की, क्योंकि आपने कहा है कि प्राइवेसी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसको सिर्फ व्हाट्सएप के एंगल से नहीं हर एंगल से अब भारतवर्ष में खास तौर से इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूएस में, अमेरिका में जिस तरह से हेल्थ की मैटर्स को लेके, हेल्थ इंफॉर्मेशन को लेके हिप्पा है, चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेके कोप्पा है, तो उस हिसाब से भारतवर्ष में भी क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हर मुद्दे को लेके, चाहे वो हेल्थ हो या फिर लोगों के फिनेंस हो या फिर उनकी पर्सनल जो व्हाट्सएप चैट है या कोई भी सोशल मीडिया चैट है या फिर चिल्ड्रंस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हो, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में प्राइवेसी इंपोज होना चाहिए और बहुत ही सख्त तरीके से इंपोज होना चाहिए। भास्कर जी, देखिए, आपको व्हाट्सएप का जो मैसेज का अभी शेयरिंग का बात चल रहा है, मेरे व्यक्तिगत एक ओपिनियन है कि जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कभी कहीं आप थर्ड पार्टी को आप शेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते जी। लेकिन जो इंफॉर्मेशन इट कंसर्न्स द सिक्योरिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, देश का अगर सोवरेनिटी का बात आता है तो वो इंफॉर्मेशन जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उसका साथ आपको शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर अभी पर्सनल इंटरेस्ट और राइट टू प्राइवेसी का ऊपर चल रहा है। तो अगर सिक्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द कंट्री है तो उसमें आपको वो डाटा शेयर करना चाहिए जी। लेकिन जैसे पर्सनल, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी अगर केस में प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक ऑर्डर अगर एक आ जाए तो पब्लिक ऑर्डर विल प्रिवेल। और जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका क्या बीमार है, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप क्या होमोसेक्सुअल है, और आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप कहाँ जाते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन अभी किसी थर्ड पार्टी का शायद आप शेयर नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम लोग का देश में उसका लॉ लाना जरूरी है, जैसे यूरोपियन यूनियन में है, यूएस में भी इसमें डिस्कशन चल रहा है। फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव आप अगर देखेंगे, टेक द एग्जांपल ऑफ अभी अर्नब गोस्वामी का केस में देख लीजिए। बॉम्बे पुलिस में चार्जशीट में व्हाट्सएप का जो प्राइवेट कन्वर्सेशन अर्नब गोस्वामी और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बीच था वो चार्जशीट में एनेक्स कर दिया। चार्जशीट से वो लीक कर होकर अभी सारा मीडिया में अर्नब गोस्वामी का जो पर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो पब्लिश हो रहा है, जिससे अर्नब गोस्वामी जैसे लोग बोल सकता है कि ये हमारी राइट टू प्राइवेसी को ये इन्वेड किया है, ये राइट टू प्राइवेसी को इसको जख्म किया है। क्योंकि हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसमें बोला हुआ है कि कोई भी आदमी को आप कभी फोर्स नहीं कर सकता है कि आपका खुद अपना अगेंस्ट में एविडेंस देना है। अभी जैसे मैं व्हाट्सएप में मैं अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अभी हमको बाद में कोर्ट में बोलेगा कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है और नहीं है। आई एम नॉट फोर्स टू से बिफोर द कोर्ट कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या गलत है, क्योंकि व्हाट्सएप का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी पिक्चर है, ये सब सारी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एक डॉक्यूमेंट का तरह इस्तेमाल करता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको अगर आपको कोर्ट में एक्सेप्ट करना होगा, अगर व्हाट्सएप का आप कोई पिक्चर, कोई मैसेज अगर आपको कोर्ट में अगर एविडेंस का तरह एक्सेप्ट करना है, तो उसमें सेक्शन 65B बोलकर एक एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है जिसमें वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसका मोबाइल है कि ये हमारा मोबाइल में रिकॉर्ड था, ये हमारा लैपटॉप में आया है। जैसे अभी आपका ये अगर न्यूज़ लाइव का ये प्रोग्राम आपको एविडेंस में यूज करता है तो न्यूज़ लाइव अथॉरिटी को वो देना पड़ेगा कि ये हाँ जेन्युइन है, ये हम लोग का प्रोग्राम में पब्लिश हुआ है। तो जो लॉज हम लोग का इंडिया में है व्हाट्सएप को रेगुलेट करने के लिए, वो अभी मैं जैसे पहले भी बोला है वो एडुकेट नहीं है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन तो अभी हम लोग शेयर कर ही रहे हैं। हम लोग कोई अगर अमेज़न में अगर कोई सामान खरीदता है, उसको अगर हम लोग चार्ज करता है तो आप देखेंगे कि 10 वैसे चार्ज का आपको आता रहेगा। और आप अगर कहीं दुकान में जाते हैं तो मोबाइल देने से वो ऑलरेडी दूसरे पार्टी को देकर, वो आजकल दुकान का सेल्समैन भी वो मोबाइल नंबर बेच करके आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करता है। तो हर जगह हम लोग का जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है
ऑलरेडी वो मार्केटिंग के लिए शेयर कर रहा है। आप जिम में जाएगा तो जिम में अगर मोबाइल नंबर देगा, वो जिम वाला जो रिसेप्शनिस्ट है वो भी वो मोबाइल नंबर किसी अगर मार्केटिंग दूसरा कॉम्पिटिटर जिम को बेच सकता है। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी हम लोग का जो प्राइवेसी है ये ऑलरेडी इन्वेड हो ही गया है, इसमें कोई दूसरा ओपिनियन हो ही नहीं सकता। लेकिन व्हाट्सएप का वही है कि जैसे यूट्यूब में आप एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक कर सकता है, आप खाली यूट्यूब कंटिन्यूअस देख सकता है, एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना है। वो सब्सक्रिप्शन का आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करता है, उसमें जीएसटी देना पड़ता है या नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है, वो डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है। गूगल से भी आप मनी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जैसे इंडिया गवर्नमेंट का ऐप है उसको आप इंडिया गवर्नमेंट देख सकता है, लेकिन गूगल में जो मनी ट्रांसफर होता है वो कौन ट्रैक रखता है। इसलिए ये सब का ऊपर में जो सरकार अभी जो नया कानून है, अभी नया कानून में बहुत सारा रिजर्वेशन है, इसमें भी सरकार को वाइड पावर देकर रखा है कि वो लोग कब आपका इंफॉर्मेशन देख सकता है, कब आपको प्राइवेसी को इन्वेड कर सकता है। ये जो राइट टू प्राइवेसी है, हम लोग जो भारत का लोग है इसमें ज्यादा महत्व नहीं रखता है। आप अगर रेस्टोरेंट में जाएगा तो आप सामने वाला बैठा है उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप लोग इतना जोर से बात करेगा कि वो वहां से उठ भी नहीं जा सकता है, खाना भी छोड़कर नहीं जा सकता है। कौन लड़की किसका साथ शादी करेगा वो आपका घर वाले ज्यादातर इस्तेमाल करता है, वो वेस्टर्न कंट्री में नहीं करता है। वेस्टर्न कंट्री में वो लड़का लड़की मंजूर होगा तो तभी शादी होगा, लेकिन इंडिया में अभी भी अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग जो भारतवर्ष में है, हम लोग चिल्लाकर ये राइट टू प्राइवेसी जो है ये सब हम लोग का कॉन्सेप्ट ये सब पे नहीं है। लेकिन अभी जो व्हाट्सएप का है वो खाली हम लोग वॉरिड है कि हम लोग जो व्हाट्सएप में जो प्राइवेट कम्युनिकेशन शेयर करता है वो अगर थर्ड पार्टी का पास चला जाएगा, सो दे विल हैव ए कंप्लीट डिजिटल कंट्रोल ओवर अस। मेरे हर एक्टिविटी, अभी मैं किसी को अगर गंदा पिक्चर भी व्हाट्सएप में शेयर कर दिया तो वो लोग को मालूम हो गया कि मैं ये सब पिक्चर देखेगा तो उसका भी हमका लिंक भेजता रहेगा। सो टू स्टॉप ऑल दिस एक्टिविटीज आई थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो भी कंपनी इंडिया में काम कर रहा है उसका ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये सब शेयरिंग के लिए उसको बंद करना है। नहीं तो जो फ्यूचर जो है ये हम लोग का जो सारा एक्टिविटीज है वो कभी प्राइवेट नहीं रहेगा। इट विल बी ऑलवेज इन ए डोमेन वेयर पीपल, इंटरेस्टेड पीपल कैन एसेस इट। वो अगर फॉरेन पावर भी है वो भी एसेस कर सकता है। अभी इंडिया का जो दुश्मन है वो लोग भी अगर वो मार्केटिंग के लिए फेसबुक से खरीद वो एसेस करता है, वो हम लोग को बंद करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अंत में सुबिमल भट्टाचार्य आपसे अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि टेक्निकली, और प्रमोद तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक स्तर पर हमारे पास विकल्प क्या है। टेक्निकली सुबिमल भट्टाचार्य जी हमको बताएंगे कि अगर हम इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसके हमारे पास व्हाट्सएप को छोड़ने के अलावा विकल्प क्या है। और सामाजिक स्तर पे, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी बिजनेस अकाउंट से लेके रिसर्च, हमारे थेसिस से लेके, हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन से लेके, हमारे कोई भी मेडिकल रिलेटेड या फिर एजुकेशन रिलेटेड या फिर हमारे रोज़मर्रा के ऑफिस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, अब तक बहुत इंफॉर्मेशन हम शेयर कर चुके हैं। तो सामाजिक स्तर पे आप बताएं कि क्या अभी हमारे लिए पॉसिबल है या फिर हमारे पास विकल्प है कि हम व्हाट्सएप को छोड़ के अब तो सिग्नल और दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र भी हो रहा है, तो क्या पॉसिबल है हमारे लिए? और अंत में सुबिमल भट्टाचार्य जी आपसे लेंगे एक टेक्निकल एक्सपर्ट सजेशन। जी प्रमोद तिवारी जी। देखिए, विकल्प तो नहीं है, क्योंकि चाहे फेसबुक हो या चाहे गूगल हो या नए जो प्लेटफॉर्म है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, उनका प्रयोग तो लोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप 40 करोड़ से ज़्यादा लोग देश में व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं। अब है कि इनका उपयोग हमें करना है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम छोड़ नहीं सकते और हम एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर है नहीं, जैसे चाइना में है कि अलीबाबा चलाते हैं और बाकी जो है प्लेटफॉर्म है उनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँच नहीं है तो भी बहुत लिमिटेड है। तो अभी इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें करना क्या है? एक बात तो हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट है, उनसे साफ हो गई कि हमारी निजता ऑलरेडी इन्वेड हो चुकी है। अब वो जैसे कि इन्होंने कहा कि जो रॉ इन्फॉर्मेशन वो लोग लेते हैं उसको फिर वो प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन बना देते हैं जी। इन सारी चीज़ों को रोका कैसे जा सके? तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर अमेरिका में हम बताते हैं कि जिस तरह का उन्होंने एक मैकेनिज्म बना रखा, लॉ बना रखा है कि बहुत ज़्यादा आप प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकते, उस तरह का
कड़ा कानून हमें बनाना होगा। stringent infrastructure, एविडेंस एक्ट हो या जो भी हमारे एक्ट है अभी जो का मौजूदा कानून है, वो ये इंटरनेट के ज़माने के पहले के, उनमें इंटरनेट आने के बाद में जितने चेंजेस आने चाहिए थे उतने आए नहीं, हम पीछे चल रहे हैं। एक तो उनको दुरुस्त करना होगा। दूसरी बात ये है, हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा एडुकेट करना होगा कि आप ये एग्री वाला बटन दबाकर नेक्स्ट में जाने वाली मानसिकता से थोड़ा उभरिए। देखिए कोई आपके घर में डाका डाल रहा है, थोड़ा सा सचेत रहिए। तीसरी बात ये कि केवल ये नहीं होना चाहिए कि हमारे जो पर्सनल डेटा है वो व्हाट्सएप हो या फिर ये दूसरे कोई प्लेटफॉर्म हो, फॉरेन प्लेटफॉर्म के पास नहीं जाना चाहिए। केवल इतना भर हमें सोचने से नहीं होगा, हमारी सरकारों के पास भी मेरे निजी डेटा क्यों जाए। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि सरकार देख सकती नहीं, सरकार भी एक ज़रूरत, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो या कुछ चीज़ ऐसी हो, पब्लिक ऑर्डर की बात हो, तब तो उसमें छेड़छाड़ करें, नहीं तो सरकारों के पास भी हो, किसी के भी प्राइवेट डेटा नहीं जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रॉ डेटा से जब इंफॉर्मेशन बनती है तो आने वाला जो युग है वो डिजिटल युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। अगर किसी देश की 40 करोड़ माने हमारी 1/3 से ज़्यादा आबादी का बिहेवियर, क्या उनका पैटर्न है, क्या उनकी सोच है, किस तरह से, तो ये तो वो बात हो गई। पहले राजाओं के किलों में जाकर स्पाई करते थे कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, राजा के खिलाफ है या नहीं, तो सारी बातें तो बाहर चली जाएगी, सारी बातें तो बाहर चली जाएगी। तो अब जो मैं समझता हूँ कि आज से 10 वर्ष बाद जो लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी वो बंदूकों से नहीं होगी, वो डेटा की लड़ाई होगी, डेटा वार होगा। और अगर हमारे पास डेटा हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे, एक इंडिकेशन भी आया है कि 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद डेटा के थ्रू लड़ाई होगी और ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और ऐसे में अगर हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी कमेंट लेंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट सजेशन सुविमल भट्टाचार्य जी आपसे लेंगे। जी देखिए, विकल्प क्या है कि व्हाट्सएप से अगर माइग्रेट करके कोई टेलीग्राम या सिग्नल में चले जाए और ये एक परमानेंटली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, मुझे तो लगता नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कल भी टेलीग्राम या सिग्नल में उसी तरीका से पॉपुलेशन जोड़ते जाए और फिर भी अगर वो भी एक एक्विजिशन के माध्यम से एक ऐसे ही एक टेक जायंट के पास पहुंच जाते हैं या किसी और कॉरपोरेशन के पास, और उनका भी निशाना वही होता है कि हमें इंफॉर्मेशन जो डेटा से मिलती है उसको आगे थर्ड पार्टी तक ले जाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहली सबसे बड़ी बात है कि ये टेक्निकल से भी ज्यादा, टेक्निकली आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकली अगर कर भी सकते हैं, लेकिन आपको सामाजिक स्तर पे और रेगुलेटरी स्तर पे बड़ा सख्त वो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। इस केस में विशेषकर, क्योंकि ये एक उदाहरण की तरह आ रहा है कि आगे और क्या हो सकता है। जितने लोग जो हमारे देश के आधा अवधि इस वक्त इंटरनेट में है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो जब जितने लोग बढ़ते जाएंगे और लोगों की जो जैसे सबने दौड़ाया कि एक नॉलेज और प्रोपेंसिटी जो है टू किसी भी चीज को क्लिक कर दे, किसी भी चीज को फॉरवर्ड कर दे, ये माहौल ऐसे नहीं बदल जाएंगे। तो एक अवेयरनेस कैंपेन हर चीज में बिल्डअप होना पड़ेगा। जी ओवरऑल आप कहना चाहते हैं कि तीन जो सजेशंस हमारे दोनों एक्सपर्ट पैनलिस्ट की तरफ से आया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार की तरफ से, और कानून सबसे पहले तो कानून सख्त हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सख्त कानून लागू हो देश में प्राइवेसी को लेके, प्राइवेसी पॉलिसी को लेके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जनमानस में, जनता के बीच जागरूकता फैले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार चौकन्ना हो, देश की लोगों की प्राइवेसी, उनकी व्यक्तिगत प्राइवेसी, उनकी निजी जीवन को लेके खिलवाड़ ना हो, इसके प्रति देश के सरकार चौकन्ना हो। हमारे चारों पैनलिस्ट को इस बहुत ही महत्वपूर्ण और तात्पर्यपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ भाग लेने के लिए और विस्तार से हमको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार को एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। देखते रहिए विश्लेषण। नमस्कार, शुभ रात्रि।